अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका कंपनी आती है और केदार और एक एक करके सारे एम्प्लॉयज जो मामले में शामिल थे उन्हें अपने ऑफिस में बुला लेती है। अब आगे अनामिका की सारी बातें सुनकर हेड ऑफ प्रोड्यूसमेंट हैरान हो गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अनामिका इतना सब कुछ पता लगा लेगी, मगर यह ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर परचेज अमाउंट, क्वांटिटी और क्वालिटी सब में गड़बड़ है। अनामिका ने केदार से नजर हटाकर सामने खड़ी शांत लड़की को देखते हुए कहा, अब जब मैं इनपुट और आउटपुट दोनों ही अच्छे से बता दिया है तो तुम्हारी बारी है एक्सप्लेन करने की। वेयरहाउस मैनेजर बहुत डरी हुई थी और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैम मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कंपनी के सर्विलेंस कैमरा और नजदीकी कुरियर कंपनी के सर्विलेंस कैमरा दोनों को चेक किया है। इतना कहकर अनामिका ने अपनी पतली उंगलियां कीबोर्ड पर चलाए और बहुत सारे सर्विलांस इमेज लैपटॉप स्क्रीन पर सबकी आंखों के सामने दिखाई देने लगे। सर्विलेंस कैमरा ये बताता है कि तुम लोग बहुत सारे सामान वेयरहाउस से नजदीकी करियर पॉइंट पर पहुंचते हो और ऐसा 300 से भी ज्यादा बार हुआ है। तुम्हारे पास बहुत सारे फोन नंबर है जो सारे के सारे तुम्हारे नंबर पर रजिस्टर है और तुमने 300 से भी ज्यादा पार्सल भेजे हैं। मैं अपने सामने सर्विलेंस कैमरा का सबूत देखकर वेयरहाउस मैनेजर का चेहरा पीला पड़ गया और उसके माथे से ठंडा पसीना बहाने लगा। तुम लोग करियर पॉइंट पर पार्सल भेजते हो और कल ही तुमने काम के बाद ऐसा किया था, मगर अभी तक उनके पास वक्त नहीं था कि वह उसे पार्सल को दूसरे जगह भेज सके और यह रही रिसिप्ट की इंफॉर्मेशन। ईश्वर ने उसे करियर पॉइंट की रिसेप्शनिस्ट को कॉल किया तो उसने कहा था कि उसने एक ऑनलाइन वेबसाइट पर अपना सामान ऑर्डर किया था जिसका नाम है ऑब्रॉय फैशन ऑनलाइन स्टोर। मैंने वह ऑनलाइन वेबसाइट भी ढूंढ ली है जिसे पिछले 11 महीने से ऑपरेट किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिस महीने कंपनी शुरू हुई उसके अगले महीने से ही तुम लोगों ने एक ऑनलाइन वेबसाइट खोली और वहां पर कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचने लगे, जिसमें तुमने कंपनी की एग्रीमेंट और ऑथराइजेशन नहीं ली थी। तुम कस्टमर के नीज के ऊपर स्टाइल के कपड़े बनाते, अगर कपड़े कम होते तो तुम उन्हें काम के बाद भेज देते थे, अगर क्वांटिटी ज्यादा होती तो तुम लोग उसे डायरेक्टली वेयरहाउस से ही भेजते थे कुरियर कंपनी से आदमी बुलवाकर, और वो कुरियर कंपनी के लोग वेयरहाउस 2000 से भी ज्यादा बार सामान पिक करने के लिए वहां आए हैं, लेकिन हर एक प्रोडक्ट सिर्फ कुछ 100 रुपए का होता है, मार्केट प्राइस से बहुत ही कम। अनामिका की यह सारी बातें सुनकर वेयरहाउस मैनेजर इतनी डर गई थी कि उसके पैर कांप रहे थे। वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। अनामिका ने अपनी नजर बाकी तीनों की तरफ की और सख्त आवाज में बोली, न सिर्फ तुम लोगों ने बिना कंपनी के परमिशन के कंपनी के हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स MP3, बल्कि तुम लोगों ने कंपनी में आने वाले ऑर्डर्स के लिए एकदम कम क्वालिटी का फैब्रिक भी इस्तेमाल किया और हमारे कंपनी के लेवल उस पर लगाकर दूसरे जगह पर भेजना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कंपनी की रिपीटेशन लगातार खराब होती गई। क्या मैं सही हूँ? किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि अनामिका इतनी गहराई तक इंफॉर्मेशन निकाल लेगी। यह उनके कभी सपने में भी नहीं आया था। ऐसा लग रहा था जैसे अनामिका के पास उनके हर एक गलत काम का सबूत हो। वह लोग बहुत डरे हुए थे और उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, सबके माथे से पसीना बह रहा था और किसी के पास भी एक्सप्लेन करने के लिए एक भी शब्द नहीं था। क्या तुम लोगों को कुछ कहना है? मैं पुलिस को बुलाऊं उससे पहले? अनामिका ने एक साथ सबको देखा और वह उनमें से किसी एक के बोलने का इंतजार करने लगी। महेश से, जो लाइन 4 का टीम लीडर था, वह सबसे पहले प्रेशर से बाहर आया और बोला, किशोर सर ने हमसे ये सब करवाया है, या तो वह हमसे गलत काम करवाते और हमें करना पड़ता, और अगर हम नहीं करते तो हमें कंपनी से निकाल दिया जाता। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैम हाँ, लाइन नंबर 5 का लीडर भी बोला, मैम हम बेवकूफ़ी के चक्कर में इन सब में फंस गए हैं, हम बहुत बड़े मुसीबत में हैं। इनफ, केदार ने उन्हें आगे बोलने से रोक दिया। तो महेश चिल्लाते हुए बोला, केदार सर अब हम सब लोग एक्सपोज हो जाए गए हैं, तो आप अभी भी हमें किशोर सर को बचाने के लिए कह रहे हैं? क्या आपको याद है कि हमारी कंपनी के एस्टेब्लिश होने के बाद जब पूरे 1 महीने पूरे हो गए थे तो पार्टी हुई थी? अगर उन्होंने हमसे ऑनलाइन बैटिंग करने के लिए नहीं कहा होता तो हम इतने सारे पैसे नहीं खोए होते और ना ही हमें ये गलत काम करना पड़ता। लीडर 5, जिसे हमेशा ही कर्जदारों के फोन आते रहते थे, वह इस हद तक परेशान हो चुका था कि वह एक एक करके सारे सच बताने लगा। अगर उसके मासूम बच्चों और बीमार बीवी का ख्याल नहीं होता तो वह अब तक अपनी जिंदगी खत्म कर चुका होता। किशोर ने तुम लोगों को ऑनलाइन बेटिंग करने के लिए इनकरेज किया। अनामिका ने एक आईब्रो उठाकर पूछा, यह इलीगल है और किसी में इतनी हिम्मत नहीं किया ऐसा कुछ कर सके। किशोर सर ने हमें कहा कि उसे वेबसाइट पर हम 10 बार में से 9 बार जीत सकते हैं और उन्होंने हमें अपने विड्रॉल अमाउंट भी दिखाए, जो तकरीबन 6 लाख से ऊपर थे। शुरू में हमने उन पर भरोसा नहीं किया, मगर जब हमने छोटी छोटी कुछ अमाउंट को उसमें लगाया तो हम जीतने लगे और ज्यादा पैसे हमारे अकाउंट में डायरेक्ट आने लगे। इसलिए हमारी हिम्मत बढ़ गई और हमने और ज्यादा पैसों की बेटिंग करना शुरू कर दी, और इसमें हमने अपने दोस्तों और जान पहचान वाले फैमिली मेंबर्स को भी इन्वॉल्व कर दिया।
लेकिन वह वेबसाइट धीरे धीरे विड्रॉल लिमिट बढ़ाती गई। पहले कहती कि आपको 50,000 रुपये इकट्ठा करने होंगे विड्रॉ करने के लिए। अगर हमने 50,000 इकट्ठा कर लिए तो वह कहते कि हमें 1 लाख रुपए इकट्ठा करने होंगे पैसे बाहर निकालने के लिए। इसीलिए हमने ऑनलाइन अलग अलग प्लेटफॉर्म से पैसे लोन के तौर पर लेने शुरू कर दिए और हमने उसमें लाखों रुपए लगा दिए, मगर फिर भी हमें एक पैसा वापस नहीं मिला। ये सब कुछ लाइन नंबर 5 कर ली। टीम लीडर एक गहरी सांस छोड़ता है। अगर उसे डर नहीं होता कि वह इन सब में अपनी वाइफ और बच्चों को भी घसीट लेगा तो वह कब का इन सब को एक्सपोज कर चुका होता, क्योंकि इन सब में प्रोडक्शन लाइन के बहुत सारे वर्कर्स इन्वॉल्व थे और जो खास करके 4 और 5 लाइन के थे, जो एक साथ लो क्वालिटी कपड़े प्रोड्यूस करते थे और वेयरहाउस के लिए मैनेजर के साथ मिलकर बाहर कपड़े बेचते थे और सारे के सारे कमाए हुए पैसे छोटे छोटे पोर्शन में आपस में बांट लेते थे। हमारे कुछ रिश्तेदारों ने भी हम पर भरोसा किया। उन्हें नहीं पता है कि ऑनलाइन बेटिंग कैसे की जा सकती है, इसलिए उन्होंने अपनी सारी लाइफ सेविंग्स और अपने घर खरीदने के सारे पैसे हमें दे दिए ताकि हम उन्हें ज्यादा बढ़ाकर उन्हें वापस दे पाए। लेकिन अब वह सब गायब हो गए हैं। उनमें से कितने लोगों के पैसे रिटायरमेंट फंड्स के थे और कुछ को तो सर्जरी के लिए इकट्ठे किए गए पैसे थे। उनके पास अब इतने भी पैसे नहीं बचे कि वह लोग अपना इलाज कर पाए। इस बैटिंग की वजह से उनका सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने ज्यादा पैसों के लिए हमें वह पैसे दिए थे, मगर आप आज तक उन्हें एक भी पैसा नहीं मिला है और ज्यादातर हमने पैसे ऑनलाइन लोन प्लेटफॉर्म से लिए थे। ये सब हम लोग पिछले 1 साल से कर रहे हैं। हर एक मंथ हजारों रुपए हमारे उसमें लग जाते हैं, मगर अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला है। टीम लाइन नंबर 4 और 5 की टीम लीडर एक साथ रोते हुए बोलने लगे। उन्हें इतना हेल्पलेस फील हो रहा था कि उनके अलावा ये बात कोई और नहीं समझ सकता था। मैंने भी कुछ बीट्स लगाई थी। वेयरहाउस मैनेजर ने अपने लिप्स बाइट करते हुए आंसुओं के साथ कहा, उस सेलिब्रेशन पार्टी में मुझे किसी ने ड्रिंक करा दी और जब अगली सुबह में उठी तो मैं अपने आप को किशोर सर के साथ एक ही बेड पर पाया। उन्होंने मेरी कुछ पिक्चर्स भी ले ली थी और उसी से ब्लैकमेल करके वह मुझे ये सब करने के लिए फोर्स करते थे। ये सुनकर सब लोग हैरान हो गए और हैरानी के साथ उसकी तरफ देखने लगे। पहले पहले मैं बहुत डर गई थी, स्पेशली यह जानकर कि उनके पुलिस डिपार्टमेंट में भी कनेक्शन से, इसलिए कंप्लेंट करना किसी काम का नहीं होगा। और उसके बाद हर महीने मुझे पैसे मिलने लगे जिसकी वजह से मैं अपने मनपसंद डिजाइनर चीजें ले सकती थी, तो मैं भी सब कुछ ऐसे ही चलने दिया। उस वेयरहाउस मैनेजर की भी बातों ने परस्यूमेंट डिपार्टमेंट की हेड को भी शौक और गुस्सा दिला दिया और वह बोली, मैंने भी उस रात ड्रिंक कर ली थी और किशोर सर ने भी मेरे साथ वही किया और उसके बाद उन्होंने मेरी फोटो खींचकर मुझे धमकाना शुरू कर दिया। वह कहने लगे कि वह ये सारी फोटोज मेरे हस्बैंड और मेरे सास ससुर को और मेरे सारे कलीग्स को दे देंगे, जिससे सबको पता चल जाएगा कि मैं एक घटिया कैरेक्टर की लड़की हूँ। मेरी अभी अभी शादी हुई थी, इसलिए मैं बहुत डर गई। उन सब की बातों ने बाहर खड़ी एम्प्लॉइज की भीड़ को काफी गुस्सा दिला दिया। किशोर ने सचमुच लाइन क्रॉस कर दी थी। उसने लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया ताकि वह उनसे अपना काम निकलवा सके। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज हमें जाने दीजिए, उस वेयरहाउस मैनेजर ने भीख मांगते हुए कहा। मैं सच में जेल नहीं जाना चाहती। मेरी पूरी जिंदगी सामने पड़ी हुई है। मुझे सचमुच अपनी जिंदगी की जेल में नहीं बितानी है। तुम लोगों ने हमारी कंपनी को लाखों का नुकसान करवाया है। मुझे पुलिस को कॉल करना होगा। अनामिका ने शांति से यह जवाब दिया, अगर मैं तुम लोगों को इसी तरह छोड़ दूंगी तो मैं भी तुम लोगों जितनी ही गुनहगार होगी। मैम प्लीज हमें छोड़ दीजिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हेड भी रोते हुए कहने लगी, मेरी एक खुशी भरी शादी है और मेरा बच्चा अभी अभी इस दुनिया में आया है। मैं इस सब की वजह से बर्बाद हो जाऊंगी, मेरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। हमें ये सारी बातें हेड ऑफिस को एक्सप्लेन करनी होगी कि अगर एम्प्लॉयज कंपनी को लाखों का नुकसान पहुंचा और फिर रोते हुए माफी मांगे तो हमें इसमें क्या करना चाहिए और हम कैसे मैनेज करें और हम इसे कैसे लीड करें। मैं बाकी सारे ऑडियंस भी इन सब में धर्म संकट में फंस गए थे। सर का सारा दोष उन्हीं का था क्योंकि उन्होंने गलत रास्ता चुना और अब उनका बचना नामुमकिन लग रहा था। हम सब बच नहीं सकते हैं। अनामिका ने सख्त आवाज में कहा, अब जब तुम लोगों ने ये सब कर ही दिया है तो इसके नतीजे भी भुगतने होंगे। अगर तुम लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है तो हम लोग पुलिस का अटेंशन इसके ऊपर ला सकते हैं ताकि बाकी लोगों को भी सजा मिले। भले ही किशोर ने कुछ भी क्यों ना किया हो, मगर गलती में हिस्सेदारी वह लोग भी बराबर के थे, जिसकी वजह से कंपनी को काफी नुकसान हुआ है और इसलिए कंपनी भी विक्टिम है। अनामिका ने ईश्वर की तरफ देखा तो ईश्वर तुरंत समझ गया और उसने पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फोन निकाल और जो भी उन लोगों ने कहा था वह सारे के सारे बातें अनामिका ने रिकॉर्ड कर ली थी, जो अथॉरिटीज के लिए बिल्कुल एक सबूत थी। और वह बेटिंग वाला वेबसाइट कौन सी थी? ये सुनकर ही केदार जम गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपना फोन निकलते हुए कहा, ये वाला।
ये वेबसाइट बंद हो गया है मगर फिर भी हमारे ऑनलाइन लीडर्स के और दोस्तों के पैसे बाकी है, जिसने हमें हर महीने देने होते हैं। मैम आपने यह अचानक से क्यों पूछा? वह वेबसाइट ऑलरेडी बंद हो चुकी है इसलिए पैसे पाने की कोई उम्मीद नहीं थी। कुछ नहीं। अनामिका ने उसे वेबसाइट के यूआरएल नंबर को याद कर लिया और कुछ प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया। भले ही यह सब कुछ किशोर की वजह से हुआ है मगर हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हर महीने जो तुम लोगों ने उसे पैसे देते हो वह किसी अननोन अकाउंट में जाते हैं और या फिर कैश के जरिए। ये सुनकर बाकी सब लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए। वह लोग पुलिस स्टेशन जाने वाले हैं मगर किशोर अभी भी बच गया। अनामिका जानती थी कि इस वक्त किशोर के खिलाफ सिर्फ उनकी बातें ही सबूत के तौर पर है, लेकिन वहां पर उन्हें फिजिकल एविडेंस की जरूरत होगी। अगर उसने किशोर को आज पुलिस के हवाले किया तो बिना किसी सबूत के वह जल्दी ही छूट जाएगा। अगर हम जेल जा रहे हैं तो इसमें हमारी प्रॉब्लम है और हमारी गलती है, मगर किशोर भी कुलप्रीत है। उसे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, उसे भी सजा मिलनी चाहिए, तब जाकर हमें राहत मिलेगी। जहां तक बात रहेगी किशोर की, मैं उसके खिलाफ जल्दी सबूत इकट्ठा कर लूंगी। अनामिका ने अपनी बात खत्म कर ही ली थी तभी बहुत सारे पुलिस वाले दरवाजे पर पहुंचता हुआ देखा। बाहर खड़े सारे एम्प्लॉयज काफी डर चुके थे। इस इंसिडेंट ने कंपनी में काफी तहलका मचाया था और वही श्रवण जी जो दूसरी तरफ गोल्फ खेल रहे थे, उन्हें जब इसके बारे में फोन आया तो वह भी काफी परेशान हो गए। क्या हुआ? सीता जी जो उनके नजदीकी थी, उन्होंने उनके मुंह से अनामिका का नाम सुना तो उन्हें लगा कि अनामिका किसी प्रॉब्लम में है, इसलिए जल्दी से उनके पास आते हुए पूछा। श्रवण जी शांत ही नहीं हो पा रहे थे। कॉल काटने के बाद उन्होंने कुछ कदम पीछे लिए और उनके पैर लड़खड़ाने लगे तो नताशा ने जल्दी से उनके पास आकर सपोर्ट करते हुए कहा, क्या हुआ दीदी के साथ? डैड, आप चिंता मत कीजिए, अपना टाइम लीजिए एक्सप्लेन करने के लिए। तुम्हारी बहन मुसीबत में नहीं है। श्रवण जी एक चेयर पर जाकर बैठे और थोड़ी देर आराम करने और कुछ पानी पीने के बाद उन्होंने खुद को शांत किया और उनके चेहरे का रंग फिर से वापस आया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका ऑफिस पहुंचने के बाद केदार और बाकी भी 3-4 लोगों को बुलाती है और उनके गुनाहों को सबके सामने लाकर उन्हें जेल भिजवा देता है। अब आगे अनु ने केदार को मैन्युफैक्चरिंग से बुलाया और फिर वेयरहाउस मैनेजर को और फोर्थ और फिफ्थ लाइन की टीम लीडर को और पनिशमेंट हेड को भी इस सुबह में। सीता जी ने जेटली उनका हाथ छुए और बोली, और फिर क्या तुम्हें पता है कि पूरे 1 साल से हर एक इनकम सोर्स देने पर भी कंपनी इंप्रूव क्यों नहीं हो रही थी? इस पॉइंट पर आकर श्रवण जी का गुस्सा फिर से बढ़ गया और उन्हें सांस लेने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी। शांत हो जाए, सब मुझे धीरे धीरे बताए। सीता जी ने उन्हें शांत करते हुए कहा तो सुमन जी खुद को गहरी सांस लेने के बाद बोले, वह सारे 3 फैब्रिक सप्लायर्स जिन्हें हमने अपनी कंपनी के लिए हायर किया था, वह सभी के सभी लॉन्ग पार्टनरशिप की वजह से हमारी कंपनी को फैब्रिक कम दामों में देते थे, लेकिन पनिशमेंट डिपार्टमेंट की हेड ने उसे लगभग दुगने दामों में रजिस्टर में दिखाए और आधे पैसे अपनी पॉकेट में रख लिए उस केदार के साथ मिलकर। और वह वेयरहाउस मैनेजर और टीम 4-5 के लीडर भी उसी तरह का काम करते थे प्रोडक्शन वक्त में। ये सब सुनकर सीता जी ने हैरानी से कहा, क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर वह लोग सिर्फ फैब्रिक में ही घपला करते तो उन्हें छोड़ा जा सकता था, मगर बात यह है कि यह सब वह लोग पूरे 1 साल से ये सब कर रहे थे। अनामिका ने चेक किया है, उन्होंने जितने पैसों का स्कैम किया है उसकी कीमत करोड़ तक पहुंच चुकी है। ये सुनकर सीता जी शॉक हो गई और उन्होंने कहा, उन्होंने इतना सब कुछ कर दिया हमारी नाक के नीचे। हर एक मंथ वह फैब्रिक सप्लायर्स उनसे एक्स्ट्रा रिसीपर देने के लिए थोड़े पैसे लेते थे और जब वह उसके ऊपर पुलिस का प्रेशर डाला गया तो उसने भी यह बात एडमिट कर ली। श्रवण जी इतनी गुस्से में थे कि उनके सामने आने वाले इंसान की वह जान ले लेते। ना सिर्फ ये बल्कि 100 मीटर फैब्रिक में जिसमें 70 से 80 नए कपड़े बनाए जा सकते थे, उनमें सिर्फ वेयरहाउस में आने के बाद 20 से 30 ही कपड़े बनाए जाते। क्या तुम्हें पता है कि बाकी 50 कहाँ जाते थे? ये सवाल सुनकर सीता जी ने कंफ्यूजन में सर हिलाया तो नताशा भी श्रवण जी की तरफ क्यूरोस होकर देखने लगी। वह सारे के सारे लोग कंपनी के एस्टेब्लिश होने के 1 महीने बाद से ही उन्होंने एक ऑनलाइन वेबसाइट खोली और जहां पर कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता था और वह लोग हमारी कंपनी से बने हुए सामान ले जाकर नजदीकी कुरियर पॉइंट पर बेच देते थे और अगर कस्टमर ज्यादा सामान ऑर्डर करता था तो कुरियर वाला इंसान डायरेक्टली कंपनी के दरवाजे से जाकर सामान लेकर जाता था। सीता जी हैरान हो गई और उन्होंने कहा, क्या उन लोगों को कैमरा में कैप्चर होने का डर नहीं था? उन्होंने सारे के सारे सर्विलांस फुटेज डिलीट कर दिए। उन्होंने एक क्राइम गैंग बनाकर किया है बिना किसी डर के। श्रवण जी को अभी भी इन बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, मगर सबूत सॉलिड दे, लेकिन अनु ने जाने के बाद सारे सर्विलेंस कैमरा को फिर से रिस्टोर कर लिया और उनके सारे हरकतों को पकड़ लिया।
सीता जी ने शौक होकर कहा, अगर अनु टाइम पर कंपनी को नहीं संभालती तो पता नहीं कि वह लोग कितने वक्त तक इसी तरह हमें बेवकूफ बनाते रहते। न सिर्फ इतना बल्कि उन्होंने कई सारे घटिया फैब्रिक भी कंपनी में ले और हमने के हमारे कंपनी के आइडेंटिकल स्टाइल वाले कपड़े तैयार किया और हमारी कंपनी के लेवल के साथ ही उन्हें मार्केट में बेचने लगे। वह फैब्रिक इतना खराब था कि कई लोगों को स्किन एलर्जी हो गई उन्हें पहनने से, जिससे कंपनी की रेपुटेशन बहुत खराब हुई और उसका भी इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत बड़ा। ये सब सारी बातें सुनकर सीता जी हैरान हो गई। अब उन्हें समझ में आया कि क्यों इतने सारे रिसोर्सेज के बाद भी उनकी कंपनी लगातार 1 साल से प्रॉफिट कमाने की जगह लॉस में क्यों जा रही है। क्योंकि यह सारे के सारे लोग वह उनकी नाक के नीचे ही सारी स्कीम्स रच रहे थे। वही नताशा फिर से अनामिका के बारे में सोच रही थी। वह जानबूझकर अपने पेरेंट्स को यहाँ गोल्फ खेलने के लिए अकेले में ले आई, मगर अब ये कंपनी का मैटर उनके दिमाग में बैठ चुका है, जिससे उसके पेरेंट्स का मूड अब खराब हो गया है। उसने अपने आप से ही सोचा, अनाइंग अनामिका, वह हमेशा ही अपने आप को अलग अलग चीजों में फंसा लेती है, जिसकी वजह से उसका पीस ऑफ माइंड खराब होता रहता है। किशोर कहाँ था? अनु की कंपनी संभालने से पहले तो वही था ना वह पर्सन इंचार्ज, और उसकी मैनेजमेंट के अंदर इतनी सारी चीज हो रही थी और उसे कुछ अंदाजा नहीं हुआ। सीता जी ने पूछा। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये सब कुछ किशोर की धमकियों की वजह से ही एक किया था, मगर मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। अगर किशोर ने सचमुच ये सब किया है तो कंपनी के लॉसेस सिर्फ कुछ लाख रुपए हो तक ही सीमित नहीं होंगे। किशोर तो हमारे हेडक्वार्टर का सबसे अच्छा एम्प्लॉय था, इसी वजह से हमने उसकी कैपेबिलिटी और करेक्टर पर भरोसा करके वहां भेजा था। सीता जी ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कोई इशू होगा। लगता है कि किशोर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभाए, मगर इस वक्त हमारे पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है, हम उसे अभी इस वक्त बाहर नहीं निकाल सकते। इस बारे में सोचते वक्त श्रवण जी को अपने दिल पर एक भारी बोझ महसूस होता। अगर किशोर ने सचमुच कंपनी के साथ इतनी गद्दारी की है तो उन्होंने पक्का करोड़ों में नुकसान हुआ होगा। क्या हम वहां किसी को भेजे अनु की मदद के लिए? सीता जी को डर था कि उनकी बेटी इतने सारे चीजों को अकेले नहीं संभाल पाएगी, मगर श्रवण जी को बिल्कुल नहीं था। वह बोले, हमें देखो, हम यहाँ पर गोल्फ खेल रहे हैं, वह भी इतने कम टाइम से, और अनु इतना सब कुछ कंपनी में इतनी आसानी से पता लगा लिया। वह हमसे काफी आगे है, मुझे भरोसा है कि वह अच्छे से हैंडल कर लेगी। जब से उसने कंपनी संभाली है तब से हम एक राहत की सांस ले सकते हैं। इतना कहकर सीता जी ने नताशा की तरफ देखा और कहा, तुम्हें भी अपनी बहन से कुछ सीखना चाहिए। सचमुच अनामिका की मैनेजमेंट स्किल्स किसी बड़े बिजनेसमैन की तरह थी। उसकी नेचुरल बिजनेस से इसकी वजह से वह औरों से अलग हो जाती थी और उसकी कैपेबिलिटी सबको दिखाई देती थी। वहीं दूसरी तरफ नताशा, जो बचपन से ही लाड प्यार से पाली बड़ी थी, अगर उसे कंपनी दे भी दी जाए तो वह अनामिका की तरह तो क्या कंपनी संभल ही नहीं पाएगी। नताशा कंपनी नहीं लेने वाली है, राइट? वह एक प्रिंसेस की तरह ही रहेगी और जब सही वक्त आएगा वह अपने करियर में कुछ अपने आप कर लेगी तो हम उसकी शादी किसी अच्छे परिवार में करवा देंगे, श्रवण जी ने एक वार्म स्माइल के साथ कहा। वह नताशा को अभी भी अपना फैमिली ही मानते थे। सीता जी ने भी हंसते हुए कहा, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नायरा खन्ना, उसकी बड़ी बहन की शादी हुई तो उसे भी करोड़ों रुपए मिले थे और उसके अलावा 12 घर और 12 गाड़ियां भी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट उसे भी ज्यादा बड़ा होगा। ये सुनकर नताशा को काफी मिक्स फीलिंग महसूस हुई। ओबरॉय परिवार बहुत ही अमीर है तो उसकी शादी के वक्त उसे नायरा की बहन जितना ही क्यों मिलेगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? वह हमेशा कहते हैं कि वह उनकी फैमिली है, मगर वह सब एक झूठ है। वह अपने आप को रोक नहीं पाए और सोचने लगी कि कैसे कुछ ही दिनों में अनामिका ने सबके दिलों पर काबू पा लिया है। उसके मॉम डैड अनामिका के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करने से पहले एक बार नहीं हिचकी जाए और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे एक कंपनी भी सौंप दी, जो अगर बनक्रिप्ट भी हो जाए तो करोड़ों की होगी। और आखिरी बार भी उसके पेरेंट्स ने यही बात करते हुए सुना था कि वह और कुछ प्रॉपर्टीज उस लड़की के नाम करेंगे। पैसे भले ही खत्म हो जाए मगर कंपनी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे सिर्फ एक कुछ पैसे, कुछ घर और कुछ गाड़ियां ही देंगे, वह कोई भिखारी नहीं है। मेरी बहन ने मेहता परिवार में बहुत सारी मुसीबत है झोली होगी, और उन्हें दो चेहरे वाले और बुरे इंसानों को भी देखा होगा। नताशा ने अचानक अपनी टोन चेंज कर ली और केयर करने का नाटक करते हुए बोली, मॉम डैड, हमें उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना चाहिए। अनामिका एक इंडिपेंडेंस और सख्त मिजाज वाली लड़की थी क्योंकि उसके पास उसका केयर करने के लिए कोई नहीं था। नताशा सही कह रही है, हम अनु को अकेला फील होने नहीं दे सकते। मैं अभी अनु को कुछ पैसे ट्रांसफर करने वाली हूँ। सीता जी ने तुरंत अपना फोन निकाला और अनामिका को 500,000 रुपीज ट्रांसफर कर दिए।
श्रवण जी ने भी तुरंत अपना फोन निकाला और कहा, जो भी तुम पैसे ट्रांसफर करोगी मैं उससे ज्यादा करूंगा। हमें अनामिका को बताना होगा कि उसके पास उसका पूरा परिवार है, उसके मॉम, उसके डैड, उसके भाई, सब लोग। ये सुनकर नताशा फिर से जेलस फील करने लगी। वह श्रवण जी और सीता जी को यह एहसास दिलाना चाहती थी कि अनामिका बहुत ही खराब एनवायरनमेंट में पहली बड़ी है, जिसकी वजह से उसका दिल पहले ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और वह मासूम नहीं है। वरना वह कैसे कुछ ही दिनों में इतने सारे लोगों का पर्दाफाश कर सकती है। लेकिन उसके पेरेंट्स एक नॉर्मल इंसान से उल्टा क्यों सोचते हैं। वही अनामिका का फोन कुछ बार बजा तो अनामिका ने उठाया तो देखा कि देवांश उसे कॉल कर रहा है। अनु, दूसरी तरफ से देवांश की डिप और मैग्नेटिक आवाज आई, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अनामिका ने हेल्पलेसली पूछा, क्या बात है? क्या तुम बहुत काम में बिजी हो? देवांश ने अपनी लेजी और प्लेसिंग टोन में कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। देवांश बोला, काश मैं तुम्हारा सारा काम खत्म कर पाता ताकि तुम्हारे पास मेरे साथ बिताने के लिए वक्त होता, मगर अभी भी ऑफिस का वक्त खत्म होने में कुछ घंटा है, उसके बाद मैं तुम्हें देख पाऊंगा। देवांश की आवाज थोड़ी बेचैन थी, मुझे थोड़ी देर के लिए वीडियो कॉल करो ना प्लीज। देवांश जानता था कि वह मना कर देगी, इसलिए उसके जवाब का इंतजार किए बगैर ही वह रिक्वेस्ट करने लगा, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। अनामिका कुछ नहीं बोली। अनु, देवांश ने फिर से रिक्वेस्ट की, आई प्रॉमिस मैं फिर से तुम्हारी काम में इंटरफेयर नहीं करूंगा। और कोई चॉइस ना होने पर अनामिका फाइनली मान गई और एक ही सेकंड के अंदर वीडियो कॉल आने लगा। जैसे ही अनामिका ने वीडियो कॉल उठाया तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। कम इन। मैम आपकी कॉफी। ईश्वर ने उसके डेस्क पर काफी रखी, उसे नहीं पता था कि अनामिका वीडियो कॉल पर है। मैम आप फिर से फेमस हो गई है, पूरी कंपनी के लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने तो आपके बारे में कुछ लिखा भी है। ओहो। अनामिका ने अपनी कॉफी का एक सिप लेते हुए हैरान होकर कहा, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। ईश्वर ने अपना गला साफ किया और पढ़ना शुरू किया, अगर अनामिका मैम को तुम लोग गुस्सा दिलाओगे तो तुम्हें डरना चाहिए। अगर अनामिका मैं तुम्हें कोर्ट में भेजेंगी तो तुम्हें जेल होगी। अनामिका मैम के आ जाने के बाद बुरे लोगों की बिल्कुल खैर नहीं है। अनामिका मैम के आ जाने के बाद हमारी कंपनी तरक्की करेगी। तुम जो स्ट्रांग हो या फिर वीक हो, तुम्हें अपनी मिस्टेक सुधार लेना चाहिए। अगर तुम कुछ गलत करोगे और अनामिका मैं एक्शन ले लिया तो तुम पलक झपकते कंपनी से बाहर चले जाओगे। ये सुनकर अनामिका हेल्पलेस फील करने लगी और वही वीडियो कॉल की दूसरी तरफ देवांश ये सब सुनकर हंसने लगा। वह काफी एंटरटेन हो रहा था। मैम इस सब से पता चलता है कि यहाँ के लोग आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। जब अपने उन पांचों के खिलाफ आज सबको सबूत दिखाएं तो वह कितना कुल था। क्या आपको पता है कि बाकी सारे कंपनियों के लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं? ईश्वर ने एक्साइटेड होकर कहना शुरू किया, फीमेल एम्प्लॉयज कह रही है कि उन्हें आपके जैसा बनना है और आपको रोल मॉडल बना लिया है, और मेल एम्प्लॉयज तो सारे के सारे आपसे शादी करना चाहते हैं और कुछ ने तो आपको काम के बाद प्रपोज करने की भी तैयारी कर ली है। आह, ये सुनकर अनामिका खांसने लगी। सब लोग कह रहे हैं कि आप सिर्फ एक हफ्ते से यहाँ हैं और आपने इतने सारे प्रॉब्लम खड़ी करने वाले लोगों को निकाल दिया है। यहाँ तक कि प्रोडक्शन लाइन के भी कुछ लोगों को उन लोग शर्त लगा रहे हैं कि आप एक हफ्ते में भी किशोर सर को भी पुलिस स्टेशन भेज देंगी। इतना कहकर ईश्वर अनामिका के नजदीक झुका और मुस्कुराकर पूछा, मैम मैंने भी कुछ हजार रुपए को शर्त लगा ली है, मगर मुझे पता नहीं कि हमें जीतूंगा या नहीं। अनामिका कैजुअल बोली, और शर्त लगा लो। क्या? अनामिका ने आराम से जवाब दिया, अपनी शर्ट के पैसे बढ़ा दो। ये सुनकर ईश्वर अंदर से एक्साइटेड हो गया और बोला, मैम क्या आप श्योर है? अगर आप श्योर है तो मैं अपने पूरे पैसे शर्ट पर लगा दूंगा। अनामिका ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अभी हमारे पास इतने सबूत नहीं है कि पुलिस किशोर को उठा कर ले जाए। ईश्वर ने काफी रिग्रेटफुली कहा, क्या अच्छा नहीं होगा कि वह यहाँ से चला जाए? अनामिका ने एक आईब्रो उठाकर इंटरेस्ट के साथ कहा, ई एक्चुअली प्रेफर कि वह यही रहे। हाँ। ईश्वर कंफ्यूज हो गया, अनामिका किशोर को इस कंपनी में क्यों रखना चाहती है? कोई भी अनामिका की सोच को पूरी तरह समझ नहीं सकता था, लेकिन ईश्वर ने जब अनामिका के कॉन्फिडेंस को ऑब्जर्व किया तो उसे एक स्ट्रांग इच्छा हुई कि वह ही जीतेगा, उसे पक्का अपनी शर्ट के पैसे बढ़ा देनी चाहिए। बाय द वे मैम किशोर की हेडक्वार्टर में भी कनेक्शन है, प्लीज संभाल के, ईश्वर ने वार्निंग दी। वेरी वेल, अनामिका ने कैजुअली जवाब दिया, कितना भी वह कनेक्शंस क्यों ना बना ले, सबूत के सामने उसके सारे कनेक्शन एस फीके पर जाएंगे। मैं आप इतने यंग एज में ही इतनी टैलेंटेड है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आपका फ्यूचर पार्टनर के तौर पर कौन आपके बराबर खड़े होने लायक होगा। अचानक से ईश्वर ने अनामिका के देख की तरफ देखते हुए पूछा।
ये सवाल सुनकर अनामिका ने वीडियो कॉल पर दिखाई दे रहे देवांश की तरफ देखा और देवांश उसकी तरफ देख रहा था। भले ही हमारा अनामिका का एक्सक्यूज ओरा पावरफुल रहा था, मगर देवांश उसे किसी भी लहजे में काम नहीं था। बस बात ये थी कि वह अनामिका के सामने अपने सुपीरियर ऑरा को दबा लेता था। मैम, क्या आप मेरे साथ शर्त लगाना चाहेंगी? ईश्वर ने चैलेंज किया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।